जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं उम्मीद करता हूं कि आप बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, हमारा जो एसआई का बैच चल रहा है जिसमें हम संविधान के से संबंधित आपको पढ़ा रहे हैं, उसमें दोस्तों हमने बहुत कुछ पढ़ चुका है। आज हम क्या पढ़ेंगे, संविधान की अनुसूचियां पढ़ेंगे। कहते हैं दोस्तों कि लालच एक बुरी बला होती है जो किसी भी व्यक्ति को क्या होती है, ले डूबती है। यही कारण है कि दोस्तों आज जो हमारी संपूर्ण मानवता या पृथ्वी है वो क्या है, डूबने की कगार पे है, डूबने के खतरे पे है। क्योंकि वैश्विक जलवायु परिवर्तन के दौर से हम गुजर रहे हैं, जिसमें बहुत सारे जो छोटे छोटे देश है, जिसमें इंडोनेशिया है, ये क्या है, समुद्र के जल स्तर बढ़ने के कारण डूबने की कगार पर पहुंच चुका है। तो इसी के संबंध में दोस्तों गांधी जी ने कहा था कि पृथ्वी पर सभी की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए क्या है, पर्याप्त संसाधन मौजूद है, लेकिन किसी के लालच के लिए नहीं, किसी के लालच को पूरा करने के लिए नहीं। तो दोस्तों अब आप समझ गए होंगे कि लालच कितनी जो बेकार चीज है। इसलिए आपकी आवश्यकताओं और लालच में आप अंतर करना सीखें, जिससे कि आपका जीवन क्या रहे, बहुत सुरक्षित और अच्छा रहे। अब देखते हैं दोस्तों कि भारतीय संविधान की अनुसूचियां कौन कौन सी है। ठीक है, तो दोस्तों मैं आपको बतलाना चाहूंगा कि जब संविधान का निर्माण हुआ था, ठीक है, संविधान का निर्माण हुआ था जब कितनी अनुसूचियां थी, 8 अनुसूचियां थी। संविधान का निर्माण हुआ था जब कितनी थी, 8 अनुसूचियां थी। 8 अनुसूचियां थी, लेकिन वर्तमान में कितनी है, वर्तमान में कितनी है, 12 अनुसूचियां हैं। वर्तमान में कितनी, 12 अनुसूचियां। अब अनुसूचियां क्या होती है दोस्तों, आपने संविधान पढ़ा, संविधान की प्रस्तावना के बारे में पढ़ा, मैंने आपको बतलाया कि प्रस्ताव में किन किन से एलिमेंट है पिछले लेक्चर में। अब ये अनुसूचियां क्या होती है, तो अनुसूचियां क्या होती है, इस संविधान से जुड़े सहायक दस्तावेज हैं जो सूचनाओं को वर्गीकृत श्रेणीबद्ध करती है, जैसे राज्य है, भाषाओं या विषयों को, और विशिष्ट प्रावधानों को क्या करती है, रेखांकित करती है। तो यहाँ इस प्रकार से समझिए दोस्तों कि मैं आपसे बोलूं कि आपको संपूर्ण मध्य प्रदेश को क्या करना है, घूमना है, संपूर्ण मध्य प्रदेश में घूमना है। तो आपके समक्ष एक द्वंद्व की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी कि मैं पहले कहाँ जाऊं या किस प्रकार से जाऊं। अगर मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि ये ऐतिहासिक क्षेत्र है, ये भौगोलिक क्षेत्र है या प्राकृतिक क्षेत्र है, ठीक है, ये सांस्कृतिक क्षेत्र है, और इनका एक क्रम बना दूं, 1 2 3 4, 1 2 3 4, इस प्रकार से मैं एक क्रम में जो विभिन्न क्षेत्र है, जो ऐतिहासिक कौन से हैं, राजनीतिक और सांस्कृतिक कौन से हैं, और प्राकृतिक कौन से हैं, इनको विभाजित कर दूं और आपको क्रम बतला दूं कि ये क्या अच्छी जगह है, तो आप एक क्रम का चुनाव कर लेंगे और आपको स्पष्टता आएगी। तो इसी प्रकार से दोस्तों क्या हुआ है, अनुसूचियों के माध्यम से जो संविधान में जो वर्गीकरण किया गया है, अनुसूची संविधान का जो वर्गीकरण किया गया है, उससे क्या होती है कि स्पष्टता आती है, और जो विशिष्ट प्रावधान होते हैं क्या होते हैं दोस्तों, रेखांकित कर देती है। ठीक है, तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आपको अनुसूचियों के बारे में स्पष्टता आएगी। अनुसूची क्या होती है कि जो संविधान के जो प्रावधान है, इन्हें क्या किया, स्पष्ट कर दिया गया है, रेखांकित कर दिया गया अनुसूचियों के माध्यम से। तो आपको आपका क्लियरिटी रहेगी कि अनुसूचियों में ये वाला प्रावधान कहाँ है, या भाषा संबंधित कहाँ है, या राज्य, जो राज्यसभा में राज्यों की भागीदारी किस प्रकार से होती है, चौथी अनुसूची, तो ये आपको इससे क्लियर होगा या स्पष्ट होगा। अब आगे देखते हैं दोस्तों कि अनुसूची का उद्देश्य क्या है। ठीक है, अनुसूचियां कितनी है आपको बतला दिया गया कि 12 अनुसूचियां वर्तमान में, प्रारंभ में कितनी थी, 8 अनुसूचियां थी। अब इनका उद्देश्य क्या है, जटिल सूचनाओं को व्यवस्थित और सरल बनाना। ठीक है, कि जिस प्रकार से मध्य प्रदेश में बहुत जो काफी सारा क्षेत्र है और घूमने की काफी जगह है, पर मैंने जैसे ही आपको बोला कि ऐतिहासिक जो है, जो क्षेत्र है, आप वहाँ पहले घूमने जाइए, तो आप भीमबेटका का नाम लेंगे, ग्वालियर के किले का नाम लेंगे, ओरछे का नाम लेंगे, तो इससे क्या होगी दोस्तों, आपको क्लियरिटी आ जाएगी कि ऐतिहासिक क्षेत्र में काफी प्रसिद्ध क्षेत्र है। इसी प्रकार से अनुसूचियां क्या कर देती है, जो जटिल सूचनाएं संविधान की है उन्हें व्यवस्थित और सरल बना देती है। तो संविधान के जो अनुच्छेदों को पूरक विवरण प्रदान करती है कि जो अनुच्छेद में जो विवरण प्रदान किया गया उसमें और कौन सी अंतर्निहित भावना सम्मिलित है, इसको क्या करती है और स्पष्ट करती है। तीसरा क्या, शासन प्रशासन के कामकाज में स्पष्टता। जब दोस्तों जब ये संविधान को ही क्लियर कर रही, तो उससे आप देखिए कि प्रशासन में क्यों क्लियरिटी नहीं आएगी, स्पष्ट रूप से आएगी कि जब एक बड़ा भाग स्पष्ट हो जाता है तो छोटे छोटे भाग तो निश्चित है कि वो क्या हो जाएंगे, स्पष्ट हो जाएंगे। अब विशेषता क्या है, अब विशेषता देखते हैं दोस्तों कि अनुसूची की संख्या मूल रूप से 8 है। ठीक है, मैंने आपको ये क्या है, जब संविधान का निर्माण हुआ था, संविधान का निर्माण हुआ था सभा द्वारा, संविधान सभा के द्वारा, तो तब कितनी थी, 8 है। अब संशोधनों के द्वारा कितनी अनुसूचियां, 12 अनुसूचियां हो गई है। फिर दूसरी बात कि कानूनी दर्जा प्रदान किया गया है कि अनुसूचियां अनुच्छेदों के समान क्या होती, कानूनी अधिकार रखती। ठीक है, तो जिस प्रकार जो संविधान के विभिन्न जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद होते हैं
उसी प्रकार से जो अनुसूचियां होती हैं उनका भी क्या है, एक कानूनी दर्जा है, एक विशेष महत्व है। फिर गतिशील प्रकृति, गतिशील से तात्पर्य होता है कि जो स्थिर ना होकर क्या होता है, चलायमान है, चलता रहे, वो क्या गतिशील अवस्था कहलाती है दोस्तों। तो जो अनुसूची की क्या होता है, इसमें परिवर्तन किया जा सकता है, क्योंकि आठ अनुसूचियां थी 1950-51 में, और आज कितनी 12 है। 12 मतलब 8 से हम क्या 12 पे पहुंच गए। ये क्या तो होता है दोस्तों, गतिशीलता को दर्शाता है। जैसे 8वीं अनुसूची में भाषा संबंधित 22 भाषाओं को जोड़ा गया, 9वीं अनुसूची है, ठीक है, ये शामिल किए गए। अब हम देखते हैं दोस्तों अनुसूचियों के बारे में कि किस अनुसूची में क्या लिखा गया है, कौन से प्रावधान किए गए हैं, इसके बारे में हम अब देखते हैं। तो जो पहला जो अनुसूची है, पहली अनुसूची क्या है दोस्तों, राज्यों के नाम और उनकी क्षेत्रीय अधिकारिकता। ठीक है दोस्तों, हमारे देश में कितने हैं, 8 राज्य है और 28 राज्य है और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, तो जैसे मध्य प्रदेश एक राज्य है, ठीक है, यूपी एक राज्य है। तो अब मैं आपसे पूछता हूं दोस्तों, क्या मध्य प्रदेश में रहकर लखनऊ के लिए कानून बना सकते क्या, या जो सीएम मोहन सरकार, यादव सरकार ही है, बनारस के लिए कोई कानून बना सकती? नहीं बना सकती। अगर मैं बात करूं कि जो योगी आदित्यनाथ है, जो योगी जी है हमारे, ये तमिलनाडु सरकार के लिए कोई शासन बना सकते हैं, तमिलनाडु राज्य के लिए शासन बना सकते? नहीं बना सकते, क्योंकि क्या होती है, हर राज्य की क्या होती है दोस्तों, एक अधिकारिकता होती है कि इस अधिकारिकता या इस बाउंड्री में क्या करेगा, अपना कार्य को संचालित करेंगे। तो कितने राज्य हैं दोस्तों, 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, उनका और उनके विस्तार के बारे में बतलाया गया। अब इसका महत्व देखते हैं कि भारत और उसके राज्य केंद्र शासित क्षेत्रों की क्षेत्रीय सीमाओं को परिभाषित किया गया है। क्षेत्रीय सीमा इसी प्रकार से दोस्तों कि जो राज्य है इसकी सीमा कहाँ तक लगी हुई है, कहाँ तक इसको कानून निर्माण की या प्रशासनिक जो गतिविधि संचालित करने की शक्ति प्राप्त है। ठीक है दोस्तों, पहली अनुसूची क्या है, राज्यों के नाम और उनकी क्षेत्रीय सीमा, और जो केंद्र शासित राज्य है उनका जो नाम है और उनकी सीमा के बारे में दिया गया। अब आगे देखते हैं दोस्तों कि जो दूसरी अनुसूची क्या है, वेतन, भत्ते और विशेषाधिकार। ठीक है, किस किस के, राष्ट्रपति, राज्यपाल, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष। तो इसमें क्या दिया गया है दोस्तों कि जो हमारे जो संविधान में जो विभिन्न महत्वपूर्ण पद है, जैसे राष्ट्रपति का पद है, राज्यपाल का पद है, अध्यक्ष, लोकसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष का पद है, इनको जो वेतन दिए जाएंगे उसके बारे में बतलाया गया है। भत्ते के बारे में, वेतन से तात्पर्य होता है जो आप काम करते हैं उसका जो भुगतान किया जाता है उसे वेतन बोला जाता है। भत्ते क्या बोला जाता है, कुछ विशेष रियायतें दी जाती है, जैसे महंगाई भत्ता दिया जाता है या फिर यात्रा भत्ता दिया जाता है। मान के चलो मैं कोई सरकारी पद पे हूँ या मतलब एसआई हूँ और मैं को किसी कारणवश दूसरे राज्य में जाना पड़ता, तो जो यात्रा खर्च दिया जाएगा वो दोस्तों क्या कहलाएगा, भत्ता कहलाएगा। और विशेष अधिकार होते हैं, क्योंकि दोस्तों ये हमारी 144 करोड़ जनसंख्या का सर्वोच्च पद है राष्ट्रपति का, तो क्या इसकी स्थिति इसको कुछ विशेष प्रावधान नहीं दिया जाना चाहिए, इसकी कुछ विशेष गरिमा नहीं होना चाहिए इसे? तो इसीलिए क्या होता है दोस्तों, इन्हें क्या दिया जाता है, विशेष प्रावधान है, कुछ छूट प्रदान की जाती है सामान्य नागरिकों के अलावा। क्यों? क्योंकि वो हमारे देश का, हमारे संविधान का सर्वोच्च प्रमुख होते हैं। ठीक है, तो कौन कौन है इसमें, वेतन, भत्ते और विशेषाधिकार की किस किस की बात की गई है दोस्तों? जो भारत के राष्ट्रपति हैं, जो कौन है वर्तमान में, महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी है। राज्यपाल के बारे में, हमारे राज्य के राज्यपाल मंगू भाई छगन भाई पटेल है। ठीक है दोस्तों, मध्य प्रदेश के राज्यपाल कौन है, माननीय मंगू भाई छगन भाई जी पटेल है। लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष कौन है, माननीय ओम प्रकाश जी बिड़ला जी है। और जो राज्यसभा के सभापति और उपसभापति कौन है, तो राज्यसभा के सभापति कौन है, जगदीप धनखड़ जी है, या जिन्हें उपराष्ट्रपति भी कहा जाता है। सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के बारे में, ठीक है, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक जिनका 148 आर्टिकल में प्रावधान किया गया है, ये संजय मूर्ति जी हैं। ठीक है दोस्तों, तो जो दूसरी अनुसूची में अगर आपसे पूछा जाए कि जो विभिन्न जो संवैधानिक पद है उनके वेतन भत्तों के बारे में कहाँ प्रावधान किया गया है, तो वो आपको सीधा कहाँ लगाना है कि वो दूसरी अनुसूची में प्रावधान किया गया है। ठीक है, अब अगला देखते हैं कि तीसरी अनुसूची में क्या दिया गया है कि शपथ और प्रतिज्ञान के बारे में, कौन कौन का, केंद्रीय मंत्री है, संसद सदस्य है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीश हुए, राज्य मंत्री है, विधानमंडल के सदस्य। ठीक है, तो इसमें जो शपथ है कि जो ये विभिन्न पद है, ये केंद्रीय मंत्री हुआ, संसद हुए, सुप्रीम कोर्ट और राज्य मंत्री, इनको शपथ कौन दिलाएगा? ठीक है, शपथ के बारे में, तो शपथ का फॉर्मेट रहेगा। ठीक है, शपथ का फॉर्मेट क्या है दोस्तों कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति
सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखता हूँ और भारत की एकता अखंडता को अक्षुण्ण रखता हूँ। ठीक है, इस प्रकार की शपथ का क्या होता है दोस्तों, फॉर्मेट होता है किस किस का, जो केंद्रीय मंत्री, संसद सदस्य। ठीक है दोस्तों, मैं यहाँ आपको बतलाना चाहूंगा केंद्रीय मंत्री 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है कैबिनेट मंत्री होते हैं, ठीक है, कैबिनेट मंत्री होते हैं। दूसरे होते हैं राज्य मंत्री होते हैं, ठीक है, और तीसरे कौन से, उप मंत्री होते हैं। ठीक है, ये बात का टॉपिक है दोस्तों, जब हम पढ़ेंगे ना मंत्रिमंडल, उसके बारे में आपको तभी और स्पष्ट रूप से आपको बतलाऊंगा। ठीक है, तो आपसे पूछा जाए दोस्तों, आपको एग्जाम में आए कि जो तीसरी अनुसूची में किनका प्रावधान किया गया है, तो वो किसका रहा है कि जो विभिन्न पद है, जो जैसे मंत्री इनके क्या है, शपथ के बारे में प्रावधान किया गया है। अगला देखते हैं दोस्तों, चौथी अनुसूची। चौथी अनुसूची क्या है, राज्यसभा में राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए सीटों का आवंटन किया गया राज्यसभा में अनुपातिक प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करती है। ठीक है, तो दोस्तों मैं आपको बतलाना चाहूंगा कि जो राज्यसभा है, ये राज्यसभा क्या है, हमारा उच्च सदन है। ठीक है, संसद का क्या उच्च सदन है, कभी भंग नहीं होता है। ठीक, भंग नहीं होता है। ठीक है, और इसका कार्यकाल कितना, 6 साल का होता है। ठीक है, तो राज्यसभा उच्च सदन है, ये कभी भंग नहीं होता है, इसका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है इसके सदस्यों का। ठीक है, तो ये जो जब दोस्तों इसमें क्या होता है कि राज्यसभा में जो सीटों का आवंटन होता है, मतलब राज्यों की भागीदारी होती है। ठीक है, राज्यसभा का गठन इसलिए किया गया है कि जो सरकार निर्माण में या केंद्र सरकार के कानून निर्माणों की राज्यों की क्या रहे, समान भागीदारी रहे राज्यों की, किसमें, कानून निर्माण में, केंद्रीय कानून निर्माण में। इसलिए क्या हुआ है, राज्यसभा सीटों का आवंटन किया गया। कुल कितनी राज्यसभा सीटें हैं, 245 है। ठीक है, 245 सीटें हैं, जिसमें दोस्तों 233 का जो क्या होता है, निर्वाचन पद्धति के द्वारा 233 लोगों को चुना जाता है, और जो 12 लोगों का राष्ट्रपति द्वारा क्या किया जाता है, मनोनयन किया जाता है, जिन्होंने अपने क्षेत्र में कला, संस्कृति या खेल के क्षेत्र में क्या किया होगा, विशिष्ट काम किया होगा, विशिष्ट उपलब्धि अर्जित की हो, तो उन्हें क्या किया जाता है दोस्तों, 12 सीटों का 12 लोगों को किया जाता है, नामित किया जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल जो हमारे सचिन तेंदुलकर जी है, इन्हें जो क्या है क्रिकेट के क्षेत्र में विशिष्ट उपलब्धि के लिए इन्हें क्या राज्यसभा सीट इनको प्रदान की गई थी। और वर्तमान में समाज कार्य के लिए सुधा मूर्ति जी जो है, ठीक है, सुधा मूर्ति जी जो है, इनको क्या हुआ, राज्यसभा सीट प्रदान की गई। अब देखते हैं दोस्तों, ठीक है, ये लिखा है कि राज्यसभा में अनुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करती है। इसका तात्पर्य यही है दोस्तों कि राज्य जब केंद्र कानून निर्माण करेगी तो राज्यों की क्या होना चाहिए, समान भागीदारी होना चाहिए। मैं यहाँ एक बात और बतलाता हूँ आपको कि जो टोटल जो 245 सीट में है, जिसमें सर्वाधिक सीटें किसकी है, सर्वाधिक सीटें यूपी के पास है, कितनी, 31 सीटें राज्यसभा की है यूपी। ठीक है, और दूसरा क्या, मध्य प्रदेश, जो हमारे स्टेट की बात करते हैं, तो इसकी 11 सीटें राज्यसभा की इसको प्राप्त है। ठीक है, मतलब 11 लोग जो रहेंगे मध्य प्रदेश से राज्यसभा में निर्वाचित किए जाएंगे। अब अगली अनुसूची के बारे में देखते हैं कि जो 5वीं अनुसूची है, 5वीं अनुसूची में क्या दिया गया, अनुसूचित क्षेत्रों और जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में। अब जो अगली अनुसूची है दोस्तों, वो कौन सी है, हमारी 5वीं अनुसूची है। इसमें क्या दिया गया, इसकी विषय वस्तु में कि अनुसूचित क्षेत्रों, अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में क्या हो गया है, नियंत्रण से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। और क्या है, अब दोस्तों मैं आपको बतला दूंगा जनजातीय क्यों, जनजातीय, अनुसूचित जनजाति क्षेत्र क्या होते हैं। ठीक है, पहले तो मैं जनजाति बतलाऊंगा और जो क्षेत्र होते हैं वो क्या बतलाऊंगा। ठीक है, तो जिन लोगों का, जिस समुदाय का जल, ठीक है, जंगल और जमीन, ठीक है दोस्तों, याद रखना आप, जिन समुदाय का या जिन लोगों का, जिस वर्ग विशेष का क्या होता है, जल, जंगल और जमीन से विशेष क्या होता है, संबंध होता है, इन तीनों से तो क्या होता है, उसे क्या बोला जाता है, जनजाति बोला जाता है। ठीक है, ठीक है, जिसे क्या बोला जाता है, जनजाति या आदिवासी बोला जाता है। ठीक है, तो इनके प्रशासन के संबंध में क्या होता है, चूंकि दोस्तों कि जो जनजाति समुदाय होता है, इनकी विशेष संस्कृति होती है, विशेष बोली होती है, विशेष पहनावा होता है, विशेष खान पान होता है। ये जो समाज का जो सामान्य वर्ग है या समाज की जो मुख्य धारा है, इनसे क्या होते हैं, कटे छटे होते हैं या और अलग रहना पसंद करते हैं। तो इसलिए दोस्तों क्या हुआ कि इनके जो विशेष जो परंपरा को बनाए रखने के लिए या हमारी सांस्कृतिक विविधता को दर्शाने के लिए क्या होगा, इन क्षेत्रों के लिए संविधान में स्पष्ट प्रावधान किया गया है कि इनका प्रशासन क्या रहेगा, सामान्य प्रशासन से क्या रहेगा, बिल्कुल अलग अलग रहेगा। सामान्य प्रशासन जिस प्रकार से संचालित होता है उससे अलग रहेगा। तो 5वीं अनुसूची में जो
पूरे भारतवर्ष के जितने भी अनुसूचित क्षेत्र, मतलब जो जनजाति जहाँ जनजातियाँ रहती है, जनजाति लोग रहते हैं, ठीक है, उनके प्रशासन के और उनका किस प्रकार से नियंत्रण रहेगा, किस प्रकार से वहाँ पे कानून गतिशील होगा या कानून किस सीमा तक लागू होगा, उसका प्रावधान किया गया है। इसका महत्व क्या है दोस्तों कि आदिवासी समुदाय के अधिकारों की रक्षा, उनके विकास को सुनिश्चित करना। ठीक है दोस्तों, तो कुछ उनके अधिकार होते हैं। अधिकार से तात्पर्य दोस्तों कि चूंकि ये जंगल जो हमारे देश में, जो भारत में काफी सारे जो जंगल क्षेत्र हैं, तो ये लोग वहाँ पे रहकर उसकी रक्षा करते हैं, उनको पूजते हैं बूढ़ा देव, बड़ा देव के रूप में, तो उनके आराध्य देव होते हैं, इसलिए वो उन्हें काटने नहीं देते हैं। ये काटने नहीं देते तो ये प्रकृति के लिए हमारा क्या है, धरोहर है। तो उनके अधिकार क्या है, जंगलों पे अधिकार है, चूंकि वो रहते हैं जमीन पे अधिकार है, तो उसे बनाए रखने में उनकी ये क्या करती, 5वीं अनुसूची मदद करती है। अब आगे देखते हैं दोस्तों 6वीं अनुसूची, आदिवासी क्षेत्रों के प्रशासन संबंधित प्रावधान। ये भी दोस्तों 5वीं अनुसूची के, ठीक है, 5वीं अनुसूची में हमने जनजातीय क्षेत्रों के बारे में पता है, ये भी ठीक उसी के अनुरूप है। लेकिन इसमें क्या है, ये 4 जो स्टेट है हमारे पूर्वोत्तर के या नॉर्थ ईस्ट के, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, कौन कौन से हैं, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। कहाँ के हैं ये दोस्तों, ये पूर्वोत्तर के स्टेट है, असम है, ये मेघालय है, ठीक है, ये मिजोरम है और ये त्रिपुरा है। ये यहाँ पे ये जो जनजातियां निवास करती है, जो जनजाति है, ठीक है, उनके लिए विशेष प्रावधान किया गया है, क्योंकि उनको जो सांस्कृतिक विविधता है या जो उनके परंपराएं हैं वो क्या है, पूर्णतः अलग है, तो उसके बारे में विशेष प्रावधान किया गया है। इसका महत्व क्या है कि स्वायत्त जिला परिषदों के माध्यम से आदिवासी क्षेत्रों की स्वायत्तता प्रदान की गई। यहाँ पे मैं आपको बतलाना चाहूंगा कि यहाँ पे दोस्तों एक जिला परिषद का गठन किया जाता है, जनजातीय परिषद, जिला परिषद या जनजातीय परिषद, जिला परिषद या जनजातीय परिषद का इन क्षेत्रों में क्या किया जाता है, गठन किया जाता है। इसका काम क्या होता है दोस्तों कि मान के चलो कि ये किसी क्षेत्र में, या इस क्षेत्र में रहते हैं, तो इस क्षेत्र में जो सरकार के कानून, ठीक है, सरकार के कानून किस सीमा तक लागू होंगे, किस तो इसकी क्या पूरी जांच करती है। अगर वो उनकी परंपरा के अनुकूल है या उनकी संस्कृति के अनुकूल है या उनकी धरोहर के अनुकूल है, तो उसे क्या करते हैं, वो एक्सेप्ट करते हैं। अन्यथा जनजातीय परिषद को ये वो होता है, अधिकार होता है कि इस संबंध में सरकार को वो क्या सूचित कर सकते हैं कि ये जो कानून है हमारे अनुकूल नहीं है, इसमें क्या कीजिए, आप सुधार कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो 6ठी अनुसूची में कौन कौन से राज्य है, असम है, मेघालय है, त्रिपुरा है और मिजोरम है। अब आगे देखते हैं दोस्तों कि 7वीं अनुसूची। ठीक है, 7वीं अनुसूची क्या है, संघ और राज्यों की भी शक्तियों का विभाजन। 3 अनुसूचियां शामिल है। दोस्तों मैंने आपको पिछले लेक्चर में बतलाया था कि हमने ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, ठीक है, कहां से, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से शक्ति का विभाजन जो प्रावधान लिया गया है, शक्ति का विभाजन प्रावधान लिया गया है। शक्ति के विभाजन से तात्पर्य होता है दोस्तों कि यहाँ पे 3 दोस्त हैं, यहाँ पे कोई सिर्फ एक, तीनों में से कोई एक ही सब मामले में निर्णय लेगा तो उससे क्या होगी, विवाद की उस पर स्थिति उत्पन्न होगी। अगर तीनों जो निर्णय है अपने दायरे में लेंगे और एक निश्चित सीमा से लेंगे तो उसमें किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न नहीं होगा। इसी प्रकार से दोस्तों हमारे जो यहाँ पे प्रशासन में क्या होती है, विधायिका होती है, कार्यपालिका होती है और न्यायपालिका होती है। इन तीनों की क्या दोस्तों अपनी एक सीमा है। अगर तो यहाँ सीमा से तात्पर्य होता है शक्तियों का विभाजन किया गया कि जो कार्यपालिका कहाँ तक कार्य करेगी, विधायिका कहाँ तक कार्य करेगी, कार्यपालिका कहाँ तक काम करेगी और न्यायपालिका, और कोई भी अपने क्षेत्र में क्या करेगा, जिसके क्या होगा, अतिक्रमण नहीं करेगा। तो ये बात क्या है, संविधान में स्पष्ट रूप से लिखी गई है। तो दोस्तों 7वीं अनुसूची में कौन सी 3 सूची है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। जो संघ सूची में जो 98 विषय है दोस्तों, जैसे रक्षा का, विदेश मामले, ये इसमें कौन कानून बनाएगा, संघ सूची में केंद्र सरकार कानून बनाएगी। ठीक है, इसमें जो विषय, जो 98 विषय शामिल किए गए, जैसे रक्षा हुआ। रक्षा से तात्पर्य दोस्तों कि जैसे हमारा अगर चीन से युद्ध हो जाता है या पाकिस्तान हमारे ऊपर आक्रमण कर देता है तो ये जिम्मेदारी किसकी रहेगी, हमारे मोहन यादव सरकार की ना होकर के मोदी जी की होगी। किसकी होगी, मोदी सरकार की होगी या केंद्र सरकार की। ठीक है, विदेश मामले मतलब जो हमारे ट्रम्प आते हैं, जो अमेरिका के राष्ट्रपति, अगर वो आते हैं तो उससे कौन मिलेंगे, सबसे पहले कौन, मोदी जी मिलेंगे या राष्ट्रपति मिलेंगे। तो संघ सूची में जो संघ सूची, ठीक है, इसमें कौन कानून बनाता है, केंद्र सरकार। आपको इस बात को पूरी तरीके से याद रखना है कि संघ सूची में विषय में जो कानून बनाने का अधिकार किसको है, केंद्र सरकार को।
जो राज्य सूची के 59 विषय हैं, जैसे पुलिस, ठीक है, एमपी पुलिस की बात करते हैं, एमपीएसआई की बात करते हैं। कृषि से संबंधित जो कानून है वो कौन का है, राज्य के दायरे में है, इसमें कानून बनाएगी तो कौन बनाएगी, राज्य सरकार बताएगी। समवर्ती सूची की बात करते हैं, समवर्ती सूची में 52 विषय हैं, जैसे शिक्षा से संबंधित, विवाह से संबंधित। तो समवर्ती सूची में क्या है दोस्तों कि दोनों को अधिकार प्रदान किए गए हैं, केंद्र को भी, मतलब केंद्र सरकार मोदी मंत्रिमंडल को भी, और मोहन जो राज्य मंत्रिमंडल मतलब मोहन यादव सरकार, दोनों को क्या है समान शक्तियां प्रदान की गई है। लेकिन कहीं पर भी टकराव की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, ठीक है, टकराव की स्थिति उत्पन्न हो जाती है तो उसमें वरीयता किसको दी जाएगी, केंद्र सरकार को या मोदी मंत्रिमंडल को वरीयता दी जाएगी, ठीक है। तो समवर्ती सूची ये भी मैं आपको बताता हूँ दोस्तों, ये कहाँ से ग्रहण की हमने, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से इसको ग्रहण किया है, ठीक है। तो दोस्तों आपको समझ में आ गया कि शक्तियों का विभाजन अनुसूचियों में कहाँ पे लिखा गया, 7वीं अनुसूची में। कितनी अनुसूची दी गई है, 3 अनुसूचियों के बारे में बतलाया गया है। कौन कौन सी अनुसूचियां हैं, संघ सूची है, दूसरी अनुसूची राज्य सूची है, समवर्ती सूची है। संघ सूची में केंद्र सरकार कानून बनाएगी, राज्य सूची में राज्य सरकार कानून बनाएगी, समवर्ती सूची में दोनों को अधिकार है। लेकिन अगर विवाद उत्पन्न होता है तो कहाँ पे वो उसको वरीयता किसको दी जाएगी, केंद्र सरकार की प्राथमिकता प्रदान की जाएगी। अब अगला है दोस्तों 8वीं अनुसूची, ठीक है। 8वीं अनुसूची में क्या किया, संविधान में जो मान्यता प्राप्त 22 आधिकारिक भाषाओं को मान्यता दी गई। आधिकारिक भाषाओं से तात्पर्य होता है दोस्तों कि जिनका एक लिखित इतिहास होता है, जिनमें जो व्याकरण सम्मत होती है, जिसमें व्याकरण होती है, जिसमें साहित्य का काफी ज्यादा सृजन किया गया हो। तो ऐसी कितनी 22 भाषाओं की बात की गई है दोस्तों, कितनी 22 भाषाओं को रखा गया है, ठीक है। तो भाषाओं से तात्पर्य भाषा जो हमारा बोलने का माध्यम होता है उसे क्या बोला जाता है दोस्तों, भाषा बोला जाता है। जो बोलने का माध्यम होता है, ठीक है, इसे क्या बोला जाता है दोस्तों, भाषा बोला जाता है। ये कौन सी हो सकती है, हिंदी, इंग्लिश, इटालियन, स्पेनिश, कुछ भी हो सकती है दोस्तों। और आधिकारिक भाषाएं कौन सी कहती है, आधिकारिक भाषाएं वो होती है कि जिनका एक लंबा इतिहास होता है, व्याकरण सम्मत होती है, सरकार द्वारा जिसका प्रयोग किया जाता है, जैसे हिंदी है, इंग्लिश है। तो इस प्रकार की कितनी होती है दोस्तों, 22 भाषाओं को इसमें शामिल किया गया है। जब संविधान का जो मूल रूप से लागू हुआ था दोस्तों, कितनी 14 भाषाएं थी, ठीक। संविधान जब लागू हो रहा था तो कितनी भाषाएं थी, 14 भाषाएं थी। अब वर्तमान में कितनी है, 22 भाषाएं, वर्तमान में कितनी 22 भाषा। तो दोस्तों ये पूछा जाता है कि जब संविधान लागू हुआ था या संविधान का निर्मित किया गया था तो जो 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं थी, कुल 14 भाषाएं थी, और वर्तमान में कितनी है, 22 भाषाएं हैं। तो देखते हैं कब कब कौन कौन सी भाषाएं जुड़ी 14 के बाद। जो सिंधी भाषा है, ठीक है दोस्तों, सिंधी भाषा जो सिंधी लोगों की भाषा होती है उसे 21वें संविधान संशोधन 1967 के तहत जोड़ा गया, ठीक है। तो सिंधी कौन सी भी 15वीं भाषा थी, सिंधी कौन सी 15वीं भाषा थी। कब जोड़ा गया, 21वें संविधान संशोधन 1967 में। जो कोंकणी भाषा, मणिपुरी भाषा और नेपाली भाषा, जो कोंकणी भाषा दोस्तों ये कहाँ बोली जाती है, गोवा में बोला जाता है, ठीक है, गोवा में बोली जाती है कोंकणी। मणिपुर में बोली जाती है नेपाली, नेपाल के जो आसपास या बिहार से जो सटा क्षेत्र है वहां पे बोली जाती है। इन्हें कब जोड़ा गया था दोस्तों, 71वें संविधान संशोधन 1992 में। अब कितनी भाषा हो गई थी दोस्तों, 18 भाषा, 15 और 3 18 भाषाएं हो चुकी थी। तो कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को दोस्तों पूछा जाता है कि संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया 71वें, और कब जोड़ा गया 1992 में। अब बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली। बोडो जो दोस्तों ये कहाँ की है, बोडो कहाँ की है, असम की भाषा है, ठीक है। बोडो कहाँ की, असम की। डोंगरी कहाँ की, जम्मू एंड कश्मीर की है। मैथिली कहाँ की है, बिहार की है, ठीक है। और संथाली कहाँ है, झारखंड और बिहार की भाषा है, ठीक है। तो बोडो कहाँ बोली जाती है, असम क्षेत्र में बोली जाती है, यहाँ पे बोडोलैंड एक क्षेत्र विशेष है। फिर डोंगरी जो है, डोंगरी कहाँ, जम्मू कश्मीर में बोली जाती है। मैथिली कहाँ, मैथिली मिथिला क्षेत्र जो है बिहार का, वहाँ पे बोली जाती है। और संथाली कहाँ बोली जाती है, झारखंड और बिहार में बोली जाती है। इन्हें कब जोड़ा गया, 92 संविधान संशोधन 2003 के द्वारा इन्हें सम्मिलित किया गया है, किसमें, 8वीं अनुसूची में, ठीक है दोस्तों। तो 8वीं अनुसूची लगभग भारत के सभी जो एग्जाम है उसमें पूछा गया है कि 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं सम्मिलित है, या भाषाओं से संबंधित प्रावधान किस अनुसूची में किया गया है, तो वो है 8वीं अनुसूची में। तो प्रारंभ में कितनी थी, लागू हो रहा था संविधान जब, 14 भाषाएं थी, और वर्तमान में कितनी है, 22 भाषाएं, ठीक है। इससे क्या होता है दोस्तों, भाषाई विविधता और सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा मिलता है। अगली अनुसूची दोस्तों हमारी कौन सी, 9वीं अनुसूची है, जिसमें कितने 282 कानूनों को शामिल किया गया, जिसमें मूल रूप से 13 थे।
इसमें क्या है दोस्तों, भूमि सुधार से संबंधित जो कानून है। भूमि सुधार 3 प्रकार के तो होते हैं दोस्तों विशेषकर, जिसमें होता है हदबंदी होता है, चकबंदी होता है, काश्तकारी सुधार होते हैं। ठीक है, हदबंदी, चकबंदी, काश्तकारी सुधार, ये भूमि सुधार से संबंधित जो कानून है इसमें शामिल है। और जमींदारी प्रथा का उन्मूलन किया गया। जमींदार किस प्रकार क्या होता है दोस्तों, जमींदार होता है एक व्यक्ति होता है, ठीक है, जो छोटे छोटे किसानों को क्या होता है जमीन पे जबरन खेती करवाता है और उनका शोषण करता है और उनके भुगतान भी नहीं करता है, ठीक है, या कम जो पूंजी देता है, ठीक है, कम पूंजी प्रदान करता है। इस मजदूरी की वजह उससे क्या बोला जाता है, उसे बोला जमींदार बोला जाता है। तो इस प्रथा का उन्मूलन कब कर दिया गया था दोस्तों, जमींदारी प्रथा का कब कर दिया गया था, 9वीं अनुसूची में इस प्रावधान द्वारा कर दिया गया था। अब इसका महत्व क्या है, इसमें शामिल कानूनों को न्यायिक समीक्षा की सुरक्षा प्रदान की गई। न्यायिक समीक्षा से तात्पर्य है दोस्तों कि अगर जो इसमें जो प्रावधान किए गए हैं, अगर सरकार सुप्रीम कोर्ट को लगता है या जो हमारी न्यायपालिका को लगता है कि वो कहीं अस्पष्ट है, ठीक है, अस्पष्ट है या गैर कानूनी है, ठीक है, गैर कानूनी है या इनमें परिवर्तन की आवश्यकता है, ठीक है, परिवर्तन की जरूरत है, तो क्या करते हैं इसकी समीक्षा कर सकती है, इसको कम ये कर सकती है, हटा सकती है। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने 2007 24 अप्रैल 73 के बाद जोड़े गए कानूनों के न्यायिक समीक्षा के अधीन इसको रखा था। तो जो भूमि आपसे पूछा जाता है दोस्तों कि 9वीं अनुसूची में क्या किया गया है, भूमि सुधार संबंधी कानून और जमींदारी प्रथा संबंधित कानून आपको पूछा जाएगा, तो ये आपको ये लगाना है। अब देखते हैं 10वीं अनुसूची। ठीक है, 10वीं अनुसूची क्या है दोस्तों, इसे 52वें संविधान संशोधन 1985 में जोड़ा गया। सबसे पहले तो 10वीं अनुसूची कब जोड़ा गया ये पूछा जाता है, तो 52वें संविधान संशोधन 1985 के द्वारा इसको जोड़ा गया है। अब इसमें क्या है, दल बदल विरोधी कानून है। दल बदल विरोधी कानून क्या होता है दोस्तों, कि मान के चलो कि मैं जो सरकार का चुनाव लड़ता हूँ, ठीक, चुनाव लड़ता हूँ जिसकी किसी सरकार का, किसी राज्य सरकार का, जिसमें कितनी है 100 सीटें हैं। अब मैं 100 सीटों पे अपने कैंडिडेट को उतार देता हूँ, ठीक है, 100 कैंडिडेट को उतार देता हूँ। बहुमत के लिए दोस्तों कितनी 51 सीटें हैं, बहुमत के लिए कितनी 51 सीटें हैं, ठीक है। लेकिन जो मेरी जो पार्टी है जिसमें मैंने 100 कैंडिडेट उतारे थे, उनको 34 मत मिलते हैं, ठीक है, 34 मत मिलते हैं। अब इसमें से अब बहुमत तो है नहीं है दोस्तों, तो क्या रहेंगे, हम विरोधी पार्टी कहलाएंगे। अब इसमें से अगर 34 जो मेरे सदस्य रहेंगे जो चुनाव जीत चुके हैं, अगर वो दूसरी पार्टी में या अन्य पार्टी में जाके, ठीक, पार्टी को समर्थन दे देते हैं, अन्य पार्टी को समर्थन देते हैं, जिसमें से 4-5 जो हमारे जो विधायक रहेंगे समर्थन दे देंगे, तो वो क्या कहलाएगा, दल बदल कहलाएगा। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार से समझिए कि दल बदल क्या होता है। संसद और राज्य विधानमंडल के सदस्यों की अयोग्यता के बारे में दिया गया है। राजनीतिक दल बदल रोकने के लिए क्या किए गए हैं, ये प्रावधान किए गए। तो दोस्तों आपको समझ में आया होगा कि जो अगर आप किसी चुनाव लड़ते समय किसी पार्टी से, मान के चले आप भाजपा पार्टी से हैं या कांग्रेस पार्टी से हैं, वो चुनाव मतलब लड़ने के समय, ठीक है, आप मान के चलो ए पार्टी के हैं और जीतने के बाद, ठीक है, जीतने के बाद क्या होता है, आप बी पार्टी में चले जाते हैं। तो लड़ने के समय आपका चुनाव चिन्ह क्या था, अलग था, जीत जाएंगे तो क्या हो जाएंगे, फिर दूसरी पार्टी उसका अलग चुनाव चिन्ह रहेगा, अलग प्रकृति रहेगी। तो क्या है, एक प्रकार से लालच को दर्शाता है कि जिधर बम हम उधर हम, ठीक है। तो ये इस प्रकार के जो प्रावधान रोकने के लिए क्या दोस्तों, ये दल बदल विरोधी कानून लाया गया। 11वीं अनुसूची है दोस्तों, इसमें पंचायत की शक्तियों, अधिकार और जिम्मेदारियों की मामले में दिया गया है, ठीक है। ग्रामीण स्वशासन को बढ़ावा देने के लिए 73वां संविधान संशोधन जोड़ा गया। दोस्तों हमारे संविधान में गांधी जी का जो उद्देश्य था कि पंचायतों को, ठीक है, पंचायतों को सशक्त किया जाए, ठीक, पंचायतों को गांधी जी ने कहा था कि संविधान में जो पहले DPSP में जुड़े हुए थे, नीति निर्देशक तत्वों में, उनका कहना था कि इसे संविधान में स्पष्ट प्रावधान किया जाए और इसे जोड़ा जाए, ठीक है। तो इसी के संबंध में हमने क्या किया, 73वां संविधान संशोधन लाया, ठीक है। और इसे क्या बोला जाता है दोस्तों, विकेंद्रीकरण बोला जाता है, ठीक है, कि जो जिले से नीचे क्या होता है दोस्तों, जिले से नीचे क्या होता है, जनपद होता है, ठीक है, जनपद से नीचे क्या होता है, ग्राम होता है, गांव होते हैं, पंचायत होते हैं। तो जो पंचायत रहेगी वो क्या करते हैं, अपने क्षेत्र में जो सामान्य कानून है, ठीक है, उनका निर्माण करेगी, उसके पेयजल की व्यवस्था करेगी, उसके साफ सफाई की व्यवस्था देगी। तो चूंकि एक सेंट्रल लेवल से या केंद्र सरकार से किसी गांव की परिस्थितियां अलग होती हैं या उसका परिवेश अलग होता है और वहाँ की जलवायु
क्या होती है, अलग होती है। तो उनमें क्या होता है कि किसी भी एक कानून को सभी क्षेत्र में लागू नहीं किया जा सकता। तो इससे क्या हो रहा था, दिक्कतें उत्पन्न हो रही थी। तो क्या हुआ, हमने क्या करा कि आप लोकल क्षेत्र पे आपका कानून बनाइए और उसके अनुकूल आपके के लिए एग्जीक्यूट रहिएगा। तो ये प्रावधान कहाँ किया गया है दोस्तों, 11वीं अनुसूची में किया गया, और किसमें, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा। ठीक है दोस्तों, पंचायत आपको समझ हो गया। ये पंचायत फुलेरा पंचायत है दोस्तों, ठीक है, पंचायत वेब सीरीज की आपको। अब 12वीं अनुसूची है दोस्तों, नगर पालिकाओं की शक्ति, अधिकार और जिम्मेदारियां। ठीक है, ये 18 मामले। मैं आपको यहाँ एक बात और बतलाता हूँ दोस्तों कि जो पंचायत 11वीं अनुसूची है, ठीक है, 11वीं अनुसूची में है, मान के चलो फुलेरा पंचायत को कोई काम करना है तो कितने काम करेगी वो, 29 काम जो उसको क्या गए हैं, सौंपे गए हैं। ठीक है, 29 काम इसको क्या फुलेरा पंचायत को सौंपे गए हैं, जिसमें साफ सफाई हुई, पेयजल हुआ या बिजली हुआ, ये व्यवस्था किसकी रहेगी, पंचायत की रहेगी। तो 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं दोस्तों, 29 विषय हैं, जिनके संबंध में कोई पंचायत होते हैं, कोई सरपंच होता है, और जो सचिव मिलकर क्या कर सकते हैं, वो क्या कानून बना सकते हैं। अब आगे देखते हैं दोस्तों, 12वीं अनुसूची, नगर पालिकाएं होती है। जब हम ग्रामीण लेवल पे बात करते हैं तो उसे क्या बोला जाता है दोस्तों, पंचायत बोला जाता है। जो ग्राउंड लेवल का जो क्षेत्र होता है उसे पंचायत बोलता है ग्रामीण क्षेत्रों में। जब हम थोड़े शहरी क्षेत्र की बात होते हैं उसे क्या बोला जाता है, नगर पालिकाएं बोला जाता है। ठीक है, तो नगर पालिका, नगर निगम, ये बोला जाता है दोस्तों। तो जो 18 मामले इसमें प्रदान किए गए, ठीक है, 12वीं अनुसूची में कितने, 18 मामले, 18 विषय प्रदान किए गए हैं। उसके संबंध में क्या रहेगी, जो नगर पालिका रहेगी 18 विषयों के संबंध में कानून का निर्माण कर सकती है। ठीक है, तो जो 11वीं अनुसूची में कितने हैं, 29 विषय हैं। 12वीं अनुसूची में कितने हैं, 18 विषय हैं। मैं आपको बतलाना चाहूंगा यहाँ पे दोस्तों, जो पंचायत की व्यवस्था है, हमने त्रिस्तरीय मॉडल लिया है। ठीक है, जैसे ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत और जिला पंचायत। ठीक है, 3 स्तरीय पंचायती व्यवस्था हमने अपनाई है बलवंत राय, ठीक है, बलवंत राय मेहता कमेटी की सिफारिश पर। ठीक है दोस्तों, हम ये पूरा एक टॉपिक है हमारा जिसको हम बाद में स्पष्ट रूप से पढ़ेंगे कि बलवंत राय मेहता जो कमेटी थी 1957 में गठित हुई थी, इसने जो सुझाव दिया था, उसने कहा था कि ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत होना चाहिए, जो प्रखंड स्तर पर जनपद पंचायत होनी है, जिला स्तर पर जिला पंचायत होगी। ग्राम के लिए कानून का निर्माण करेगी, जनपद जो क्षेत्र है जो उसके लिए, जनपद क्षेत्र के लिए निर्माण करेगी, जिला एक पूरे जिला के लिए ग्राउंड लेवल पे कानून का निर्माण करेगी। अब जो अनुसूचियों से संबंधित महत्वपूर्ण क्या है दोस्तों, कि क्या है, कितनी अनुसूचियां हैं, 12 अनुसूचियां मूल रूप से कितनी थी, 8। ठीक है, और जो वेरी आईएमपी दोस्तों जो अनुसूचियां होती है, आपसे पूछे जाते हैं शक्तियों का विभाजन या संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची किस अनुसूची से संबंधित है दोस्तों, 7वीं अनुसूची से। भाषाओं से संबंधित प्रावधान किस में किया गया, 8वीं अनुसूची में। दल विरोधी कानून कहाँ से लाया गया, 10वीं अनुसूची में। ठीक है, अब जो अनुसूची में कब संशोधन किए गए कि 73वां और 74वां संविधान संशोधन द्वारा पंचायतों नगर पालिकाओं के लिए 11वीं अनुसूची और 12वीं जोड़ी गई है, और 52वां संविधान संशोधन द्वारा 10वीं अनुसूची, जिसमें दल विरोधी कानून, और 1985 में इसको शामिल किया गया है। दोस्तों, अगर जो हमारा आपको जो सेशन आपको पसंद आ रहा हो तो कृपया इसे लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और जो आपके जो जरूरतमंद दोस्त हैं जो एसआई की तैयारी कर रहे हैं उसके साथ क्या कीजिए, इसको साझा कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, जल्द मिलते हैं अगले नेक्स्ट लेक्चर में। मैं उम्मीद करता हूं कि आपकी जो हर मनोकामना जल्द से जल्द ईश्वर आपको प्रदान करे और आपको सुख शांति समृद्धि प्राप्त हो। धन्यवाद।